नमस्कार। स्वागत है आपका ज्ञान जंक्शन पर, जहां हर दिन मिलता है ज्ञान, प्रेरणा और जिंदगी बदलने वाले आइडियाज। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो हमें ये नहीं सिखाती कि कितना कमाओ, बल्कि ये सिखाती है कि पैसे को कैसे सोचो। क्योंकि जब तक आपकी सोच नहीं बदलेगी, आपकी हालत भी नहीं बदलेगी। कभी गौर किया है, कुछ लोग करोड़ों कमाते हैं लेकिन सुकून से दूर रहते हैं, और कुछ लोग कम कमाकर भी जिंदगी को खुलकर जीते हैं। ये फर्क उनकी इनकम में नहीं होता, ये फर्क उनकी सोच की साइकोलॉजी में होता है। और यही है दी साइकोलॉजी ऑफ मनी, एक ऐसी किताब जो पैसों की गणित नहीं, पैसों की मनोविज्ञान को समझाती है। हम सबने कहीं ना कहीं सुना है, पढ़ाई करो, नौकरी मिलेगी, पैसा आएगा, जिंदगी बन जाएगी। लेकिन ये कोई नहीं बताता कि जो पैसा आएगा वो जिंदगी बनाएगा या तबाह करेगा। ये आपके सोचने के तरीके पर निर्भर करता है। ज्यादातर लोग पैसा कमाने के लिए जीते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो पैसा समझकर जीते हैं, और जो पैसा समझता है वही उसे अपना गुलाम बना सकता है। बाकी सब बस उसकी गुलामी करते हैं। इस किताब की सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये आपको नंबर्स नहीं सिखाती, ये आपको सिखाती है कि पैसे से जुड़ा हर फैसला इमोशन से चलता है, लॉजिक से नहीं। हम सोचते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट, सेविंग, फ्यूचर प्लानिंग, इन सब डिसीजंस को बड़े सोच समझ कर लेते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हम ज्यादातर फैसले डर, लालच, कंपैरिजन और ईगो के आधार पर लेते हैं। आपने देखा होगा, किसी ने क्रिप्टो में पैसे लगाए, लोग उसके पीछे भागते हैं। किसी ने 10 गुना रिटर्न कमाया, लोग वो नहीं देखते कि उसने कितने साल वेट किया। लोग सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि मुझे भी जल्दी पैसा चाहिए। लेकिन पैसा जल्दी नहीं आता, जो जल्दी आता है वो जल्दी चला भी जाता है। इस किताब का एक सेंट्रल आइडिया है, पैसा कमाना एक स्किल है, पैसे को बनाए रखना एक कला है, और ये कला पेशेंस, सिंप्लिसिटी और कंट्रोल से आती है। अमीर दिखना और अमीर होना, इन दोनों के बीच बहुत बड़ा फासला है। एक आदमी ब्रांडेड कपड़े पहनता है, बड़ी गाड़ी में चलता है, लेकिन बैंक में कुछ नहीं होता। दूसरा आदमी साधारण दिखता है, लेकिन करोड़ों की संपत्ति क्वाइटली अक्यूमुलेट कर रहा होता है। असल अमीरी वही है जो दिखती नहीं, समझ में आती है। दौलत सिर्फ वो नहीं है जो आपने कमाया है, दौलत वो है जो आपने बचाया है और इस्तेमाल नहीं किया। यहां से शुरू होता है एक पावरफुल हुक। पैसा बचाने के लिए पैसा कमाने से ज्यादा कैरेक्टर चाहिए, क्योंकि पैसा कमाना एक्साइटमेंट है, लेकिन पैसा बचाना डिसिप्लिन है। हर सक्सेसफुल इन्वेस्टर की कहानी के पीछे एक चीज कॉमन होती है, उन्होंने ज्यादा कमाया हो या नहीं, लेकिन उन्होंने ज्यादा समय तक टिके रहने की ताकत पाई। वॉरेन बफेट की सबसे बड़ी ताकत क्या है? उनका आईक्यू नहीं, उनकी स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि उनकी सबसे बड़ी ताकत है कंसिस्टेंसी और टाइम। वो 11 साल की उम्र से इन्वेस्ट कर रहे हैं और 65 साल की उम्र तक कंपाउंड करते रहे। इस किताब में एक कॉन्सेप्ट बार बार आता है, कंपाउंडिंग इज नॉट जस्ट अ फाइनेंशियल आइडिया, इट्स अ लाइफ प्रिंसिपल। हर चीज जो आज छोटी लगती है, अगर रोज उस पर काम किया जाए तो वो एक दिन बहुत बड़ी बन सकती है। ये प्रिंसिपल सिर्फ पैसों पर नहीं, आपकी हैबिट्स, सोच और रिलेशनशिप्स पर भी लागू होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि उन्हें हाई इनकम चाहिए ताकि वो रिच बन सकें, लेकिन किताब कहती है वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी, यानी जो पैसा आप खर्च नहीं करते वो ही आपकी असली अमीरी है। जो दिखता है वो स्टेटस है, जो नहीं दिखता वो फ्रीडम है। और जिंदगी का अल्टीमेट लक्ष्री क्या है? महंगे कपड़े, गाड़ी, विदेश यात्रा? नहीं, जिंदगी की सबसे बड़ी लक्ष्री है मैं अपनी मर्जी से काम कर सकता हूं और जिस वक्त चाहे रुक भी सकता हूं। जब आप पैसा इस सोच के साथ जमा करते हैं कि एक दिन मैं जिंदगी अपनी शर्तों पर जी सकूं, तब आप फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ते हैं। वरना हम सब बस सैलरी के पीछे भागते रहेंगे, कभी ना थमने वाली दौड़ में।
बिना समझे कि आखिर दौड़ किस तरफ है। किताब का एक बेहद गहरा हिस्सा यह है कि हम सबकी सोच हमारे पर्सनल अनुभवों से बनी होती है। अगर आप किसी गरीब घर में पले हैं तो पैसा आपके लिए सुरक्षा होगा। अगर आप अमीरी में पले हैं तो पैसा आपके लिए स्टेटस या कंट्रोल बन जाएगा। इसलिए किसी और के डिसीजंस को कॉपी करना मूर्खता है, क्योंकि उनकी जिंदगी, उनके अनुभव, उनकी जरूरतें आपसे अलग है। आपको अपनी जर्नी, अपनी साइकोलॉजी के हिसाब से डिसीजंस लेने होंगे। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर उनके पास ज्यादा पैसा होता तो उनकी सारी समस्याएं खत्म हो जाती। लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर वित्तीय समस्याएं पैसा कम होने की वजह से नहीं, बल्कि पैसा संभालने की सोच नहीं होने की वजह से होती है। आपने देखा होगा, कुछ लोग 30,000 कमाकर भी महीने भर का बजट मैनेज कर लेते हैं और कुछ लोग 3 लाख कमाकर भी ईएमआई में डूबे रहते हैं। असल फर्क इनकम का नहीं है, फर्क सोच का है। पैसा कमाना आसान हो सकता है, लेकिन पैसों को बनाए रखना, सही दिशा में लगाना और उसे आजादी का जरिया बनाना, ये वो कला है जो सिर्फ मेहनत से नहीं आती, समझ से आती है। इस किताब का एक बहुत गहरा मैसेज है। पैसा तब तक बेकार है जब तक वो आपको समय और शांति नहीं देता। बहुत से लोग पैसा कमाने की होड़ में सब कुछ खो देते हैं, रिश्ते, सेहत, सुकून, और फिर एक दिन सोचते हैं कि सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा क्यों है। क्योंकि उन्होंने पैसा तो कमाया, लेकिन पैसा कमाने की असली वजह को कभी नहीं समझा। जिंदगी की सबसे बड़ी लक्जरी क्या है? कोई रोलेक्स घड़ी, बीएमडब्ल्यू कार, विदेश यात्रा? नहीं, सबसे बड़ी लक्जरी है मैं जो चाहता हूं, जब चाहता हूं, कर सकता हूं। ये आजादी किसी ब्रांड से नहीं मिलती। ये आजादी तब मिलती है जब आपके पास पैसा इतना है कि आपको पैसे के लिए जीना ना पड़े। किताब कहती है, सेविंग्स इज द गैप बिटवीन योर ईगो एंड योर इनकम। यानी आप जितना दिखावा करेंगे उतना ही कम बचा पाएंगे, और जो जितना ज्यादा बचा सकता है वही असल में ज्यादा आजाद होता है। इसका मतलब यह नहीं कि आपको कंजूस बनना है, मतलब यह है कि आपको समझदारी से जीना है। अगर आप हर किसी से इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं तो आप कभी खुद से खुश नहीं हो पाएंगे। पैसे की दुनिया में सबसे बड़ी गलती होती है दूसरों की लाइफस्टाइल देखकर अपनी जरूरत तय करना। किसी ने नई गाड़ी खरीदी, आपने भी लोन ले लिया। किसी ने क्रिप्टो में पैसे डाले, आपने भी डर के मारे कूद गए। किसी को लग रहा है कि आप पीछे रह जाओगे तो आप भी जल्दबाजी में फैसले लेते हो। लेकिन पैसा तब टिकता है जब वो डर या कंपैरिजन से नहीं, शांति और समझ से चलाया जाए। किताब एक और बहुत कीमती बात कहती है, आपके फाइनेंशियल गोल्स सिर्फ आपके होने चाहिए, किसी और से कंपेयर नहीं होने चाहिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि रिस्क लेना अमीरी की कुंजी है, लेकिन इस किताब का नजरिया अलग है। ये कहती है, रिस्क तब सही होता है जब आप उसे समझते हैं और सह सकते हैं। ब्लाइंड रिस्क कभी भी आपको अमीर नहीं बनाता, वो सिर्फ आपको खतरे में डालता है। पैसे की साइकोलॉजी ये कहती है कि हर इंसान का अनुभव अलग है, इसलिए हर किसी की स्ट्रैटेजी भी अलग होनी चाहिए। आप एक ऐसे इंसान से एडवाइस ले रहे हो जिसने किसी और समय, किसी और माहौल में पैसे कमाए थे। क्या वो सलाह आपके लिए वैसी ही काम करेगी? जरूरी नहीं, क्योंकि उसकी सोच, अनुभव, डर, लक्ष्य सब आपसे अलग है। इसीलिए किताब बार बार कहती है, फाइनेंस इज नॉट मैथ, इट्स अ बिहेवियर। ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये आपके रिएक्शंस का खेल है। आप कितना कंट्रोल रख सकते हो अपनी लालच पर, कितना दूर देख सकते हो अपने फैसलों में, यही तय करता है आपका फाइनेंशियल फ्यूचर। बहुत से लोग कहते हैं, अगर मैं 1 करोड़ कमा लूं तो मेरी जिंदगी सेट हो जाएगी। लेकिन जितना आपके पास होगा उतना ही आपको और चाहिए होगा। इसलिए जरूरी है कि आप पहले यह तय करें कि कब काफी होता है। अगर आपके पास कभी इनफ की फीलिंग नहीं आई तो आप कितना भी कमा लो, आप हमेशा गरीब ही महसूस करोगे। दी साइकोलॉजी ऑफ मनी यही सिखाती है कि अमीरी का
मतलब बैंक बैलेंस नहीं होता। अमीरी का मतलब है आपकी सोच कितनी शांत, समझदार और संतुलित है। हमेशा याद रखिए, पैसे से आजादी खरीदी जा सकती है, स्टेटस नहीं। और जो स्टेटस के पीछे भागता है वो हमेशा किसी और की नजरों में अच्छा दिखने की कोशिश करता है। लेकिन जो आजादी के पीछे भागता है वो खुद के लिए जीता है और सच्चे अर्थों में अमीर होता है। कई लोग पैसा कमाने के पीछे भागते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझते कि असल में उन्हें क्या चाहिए, पैसा या उस पैसे से मिलने वाली आजादी। अगर आप खुद से पूछें कि आप पैसा क्यों चाहते हैं, तो जवाब होगा ताकि चिंता कम हो, ताकि टाइम हो, ताकि जो चाहे वो कर सके। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ज्यादातर लोग पैसा कमाकर भी उसी चिंता में डूबे रहते हैं। समस्या पैसे की कमी नहीं है, सोच की जकड़न है। इस किताब का एक सच्चा अनुभव है। पैसा जितना ज्यादा होता है, अगर सोच नियंत्रित नहीं है तो डर भी उतना ही बढ़ता है। लोग डरते हैं कि ये पैसा कहीं चला न जाए, कहीं कोई मौका छूट न जाए, कहीं हम किसी और से पीछे न रह जाए। इसी डर के कारण हम लगातार ज्यादा कमाने की होड़ में लगे रहते हैं और इस प्रोसेस में जो सबसे कीमती चीज हम खोते हैं वो है समय। समय ही वो असली करेंसी है जो वापस नहीं आती। पैसे से समय खरीदा जा सकता है, लेकिन समय से पैसे नहीं बनाए जा सकते जब वो बीत चुका हो। द साइकोलॉजी ऑफ मनी बार बार ये बात दोहराती है, टाइम इज द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ वेल्थ। अगर आपके पास पूरे दिन का समय है जहां आप खुद तय कर सकें कि आपको क्या करना है, किसके साथ रहना है और क्या नहीं करना है, तो आप सच में अमीर हैं। बहुत से लोग पैसा इसलिए कमाते हैं ताकि वो फ्यूचर सिक्योर कर सकें, लेकिन उस फ्यूचर के चक्कर में वो प्रेजेंट खो देते हैं। एक बार सोचिए, अगर आप 60 की उम्र में आजादी चाहते हैं, लेकिन उस आजादी को पाने के लिए 40 साल गुलामी करनी पड़ी, तो क्या वो आजादी सच में आजादी है? असल आजादी वो है जहां आप आज चैन से जी सकें, कल की चिंता किए बिना। इसलिए किताब का एक महत्वपूर्ण लेसन है, फाइनेंशियल प्लानिंग का असली मकसद सिर्फ रिटर्न्स नहीं, बल्कि फ्लेक्सिबिलिटी है। आपका पैसा आपको मजबूर न करे डिसीजंस लेने के लिए, बल्कि आजादी दे। ये असली विक्ट्री है। यहां एक बहुत गहरी बात सामने आती है। बहुत से लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन उनका पेशेंस शॉर्ट टर्म का होता है। वो चाहते हैं कि एक साल में दोगुना हो जाए, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो डर, गुस्सा और असंतोष में फंस जाते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक मानसिक अनुशासन है। वॉरेन बफेट ने एक जगह कहा था, माई वेल्थ हैज कम फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ लिविंग इन अमेरिका, सम लकी जीन्स एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड करने की ताकत टाइम से आती है और पेशेंस वही रख सकता है जो कंपैरिजन से बाहर है। आपका फोकस जितना ज्यादा दूसरों पर रहेगा कि वो कहां पहुंचे, उन्होंने क्या अचीव किया, उतना ही आप अपनी जर्नी में से शांति खोते जाएंगे। हर इन्वेस्टर की सबसे बड़ी ताकत है न टूटना, टिके रहना। मार्केट गिरे, न्यूज नेगेटिव आए, लोग पैनिक करें, तब भी जिसने होल्ड किया वही जीतता है। ये बात सिर्फ इन्वेस्टिंग पर लागू नहीं होती, रिलेशनशिप्स, करियर, हैबिट्स, हर जगह वही जीतता है जो कंसिस्टेंट है। दी साइकोलॉजी ऑफ मनी कहती है, डूइंग वेल विद मनी हैज अ लिटिल टू डू विद हाउ स्मार्ट यू आर एंड अ लॉट टू डू विद हाउ यू बिहेव। यानी पैसे की दुनिया में इंटेलिजेंस से ज्यादा जरूरी है टेम्परामेंट, धैर्य, संयम, सिंप्लिसिटी। ये वो चीजें हैं जो आपको ज्यादा दूर तक ले जाएंगी बजाय एक्साइटमेंट, ओवर कॉन्फिडेंस और जल्दी जीतने की चाहत के। कई लोग पूछते हैं, बाजार कब गिरेगा, मैं कब इन्वेस्ट करूं? लेकिन असली सवाल यह होना चाहिए, क्या मैं खुद को संभाल सकता हूं जब बाजार गिरेगा? क्योंकि पैसा तब नहीं बनता जब आप इन्वेस्ट करते हैं, पैसा तब बनता है जब आप गिरते हुए बाजार में घबराते नहीं। किताब के इस भाग में एक और इंसाइट है, वेल्थ एक इनविजिबल चीज है। जो दिखता है वो कंजम्पशन है, जो नहीं दिखता वो अक्यूमुलेशन है। लोग कार, गैजेट्स, घर, ट्रैवल दिखाते हैं,
लेकिन कोई नहीं दिखाता कि बैंक में क्या है या कितना सेव्ड है, और वही असली अमीरी होती है। इसलिए हर बार जब आपको दिखावे का मन करे, सोचिए, क्या मैं इंप्रेस करना चाहता हूं या सिक्योर होना चाहता हूं? हर सफल निवेशक की सबसे बड़ी शक्ति है उसका शांत मन। असली मास्टरी तब आती है जब आप वेल्थ को एक्साइटमेंट नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह देखने लगते हैं। किताब का एक जबरदस्त मैसेज ये भी है, कभी कभी सेफ्टी ही सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी होती है। आप हर बार हाई रिटर्न के पीछे मत भागिए। एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाइए जहां आप रात को चैन से सो सकें। अगर आपका इन्वेस्टमेंट इतना वॉलेटाइल है कि आप सो नहीं पा रहे, तो वो अमीरी नहीं, एक तनाव है। फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ ज्यादा पैसे से नहीं आती, वो सही साइकोलॉजी से आती है। और ये साइकोलॉजी आपको इस किताब से बार बार ये सिखाती है कि पैसा एक साधन है, साध्य नहीं। कई लोग पैसा कमाने के पीछे भागते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझते कि असल में उन्हें क्या चाहिए, पैसा या उस पैसे से मिलने वाली आजादी। अगर आप खुद से पूछें कि आप पैसा क्यों चाहते हैं, तो जवाब होगा, ताकि चिंता कम हो, ताकि टाइम हो, ताकि जो चाहे वो कर सकें। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ज्यादातर लोग पैसा कमाकर भी उसी चिंता में डूबे रहते हैं। समस्या पैसे की कमी नहीं है, सोच की जकड़न है। इस किताब का एक सच्चा अनुभव है। पैसा जितना ज्यादा होता है, अगर सोच नियंत्रित नहीं है, तो डर भी उतना ही बढ़ता है। लोग डरते हैं कि ये पैसा कहीं चला न जाए, कहीं कोई मौका छूट न जाए, कहीं हम किसी और से पीछे न रह जाए। इसी डर के कारण हम लगातार ज्यादा कमाने की होड़ में लगे रहते हैं, और इस प्रोसेस में जो सबसे कीमती चीज हम खोते हैं, वो है समय। समय ही वो असली करेंसी है जो वापस नहीं आती। पैसे से समय खरीदा जा सकता है, लेकिन समय से पैसे नहीं बनाए जा सकते जब वो बीत चुका हो। दी साइकोलॉजी ऑफ मनी बार बार ये बात दोहराती है। टाइम इज दी अल्टीमेट फॉर्म ऑफ वेल्थ। अगर आपके पास पूरे दिन का समय है, जहां आप खुद तय कर सके कि आपको क्या करना है, किसके साथ रहना है और क्या नहीं करना है, तो आप सच में अमीर हैं। बहुत से लोग पैसा इसलिए कमाते हैं ताकि वो फ्यूचर सिक्योर कर सकें, लेकिन उस फ्यूचर के चक्कर में वो प्रेजेंट खो देते हैं। एक बार सोचिए, अगर आप 60 की उम्र में आजादी चाहते हैं, लेकिन उस आजादी को पाने के लिए 40 साल गुलामी करनी पड़ी, तो क्या वो आजादी सच में आजादी है? असल आजादी वो है जहां आप आज चैन से जी सकें, कल की चिंता किए बिना। इसलिए किताब का एक महत्वपूर्ण लेसन है, फाइनेंशियल प्लानिंग का असली मकसद सिर्फ रिटर्न्स नहीं, बल्कि फ्लेक्सिबिलिटी है। आपका पैसा आपको मजबूर न करे डिसीजंस लेने के लिए, बल्कि आजादी दे। ये असली विक्ट्री है। यहां एक बहुत गहरी बात सामने आती है। बहुत से लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन उनका पेशेंस शॉर्ट टर्म का होता है। वो चाहते हैं कि एक साल में दोगुना हो जाए, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो डर, गुस्सा और असंतोष में फंस जाते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक मानसिक अनुशासन है। वॉरेन बफेट ने एक जगह कहा था, माई वेल्थ हैज कम फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ लिविंग इन अमेरिका, सम लकी जीन्स एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड करने की ताकत टाइम से आती है, और पेशेंस वही रख सकता है जो कंपैरिजन से बाहर है। आपका फोकस जितना ज्यादा दूसरों पर रहेगा कि वो कहां पहुंचे, उन्होंने क्या अचीव किया, उतना ही आप अपनी जर्नी में से शांति खोते जाएंगे। हर इन्वेस्टर की सबसे बड़ी ताकत है न टूटना, टिके रहना। मार्केट गिरे, न्यूज नेगेटिव आए, लोग पैनिक करें, तब भी जिसने होल्ड किया वही जीतता है। ये बात सिर्फ इन्वेस्टिंग पर लागू नहीं होती, रिलेशनशिप्स, करियर, हैबिट्स, हर जगह वही जीतता है जो कंसिस्टेंट है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी कहती है, डूइंग वेल विद मनी हैज अ लिटिल टू डू विद हाउ स्मार्ट यू आर एंड अ लॉट टू डू विद हाउ यू बिहेव। यानी पैसे की दुनिया में इंटेलिजेंस से ज्यादा जरूरी है टेम्परमेंट, धैर्य, संयम, सिंप्लिसिटी। ये वो चीजें हैं जो आपको ज्यादा दूर तक ले जाएंगी, बजाय एक्साइटमेंट, ओवर कॉन्फिडेंस और जल्दी जीतने की चाहत के।
कई लोग पूछते हैं, बाजार कब गिरेगा, मैं कब इन्वेस्ट करूं? लेकिन असली सवाल यह होना चाहिए, क्या मैं खुद को संभाल सकता हूं जब बाजार गिरेगा? क्योंकि पैसा तब नहीं बनता जब आप इन्वेस्ट करते हैं। पैसा तब बनता है जब आप गिरते हुए बाजार में घबराते नहीं। किताब के इस भाग में एक और इंसाइट है। वेल्थ एक इनविजिबल चीज है। जो दिखता है वो कंजम्पशन है, जो नहीं दिखता वो अक्यूमुलेशन है। लोग कार, गैजेट्स, घर, ट्रैवल दिखाते हैं, लेकिन कोई नहीं दिखाता कि बैंक में क्या है या कितना सेव्ड है, और वही असली अमीरी होती है। इसलिए हर बार जब आपको दिखावे का मन करे, सोचिए, क्या मैं इंप्रेस करना चाहता हूं या सिक्योर होना चाहता हूं? हर सफल निवेशक की सबसे बड़ी शक्ति है उसका शांत मन। असली मास्टरी तब आती है जब आप वेल्थ को एक्साइटमेंट नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह देखने लगते हैं। किताब का एक जबरदस्त मैसेज ये भी है, कभी कभी सेफ्टी ही सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी होती है। आप हर बार हाई रिटर्न के पीछे मत भागिए। एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाइए जहां आप रात को चैन से सो सकें। अगर आपका इन्वेस्टमेंट इतना वॉलेटाइल है कि आप सो नहीं पा रहे, तो वो अमीरी नहीं, एक तनाव है। फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ ज्यादा पैसे से नहीं आती, वो सही साइकोलॉजी से आती है। और ये साइकोलॉजी आपको इस किताब से बार बार ये सिखाती है कि पैसा एक साधन है, साध्य नहीं। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे साथ जो भी होता है वो पूरी तरह हमारे फैसलों का नतीजा है। अगर हम सफल हैं तो उसका श्रेय हमें जाता है, अगर असफल है तो हम दूसरों को दोष देते हैं। लेकिन जिंदगी और खासकर पैसा हमेशा सीधे रास्ते पर नहीं चलता। द साइकोलॉजी ऑफ मनी इस भ्रम को तोड़ती है कि हम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। पैसे की दुनिया में दो चीजें हमेशा साथ चलती है, किस्मत और रिस्क। आप एक जैसे फैसले दो लोगों को देते हैं, एक सफल हो जाता है, दूसरा असफल। तो क्या फैसला गलत था या बस समय और हालात ने उसका परिणाम तय किया? इस किताब का एक बेहद जरूरी संदेश है, सक्सेस इज अ लाउजी टीचर, इट सेड्यूसेस स्मार्ट पीपल इनटू थिंकिंग दे कांट लूज। यानी सफलता हमें यह भ्रम दे देती है कि हम जो भी करेंगे वो सही ही होगा, और यही भ्रम हमें खतरे में डाल देता है। बहुत बार लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने अमुक चीज में इन्वेस्ट किया और मुनाफा हुआ तो इसका मतलब वो स्मार्ट है। लेकिन वो ये नहीं देखते कि उसी डिसीजन ने बहुत से लोगों को नुकसान भी दिया है। यहां एक गहरी सच्चाई सामने आती है, आपको अपने फैसलों को उनके परिणाम से नहीं, उनकी प्रक्रिया से जज करना चाहिए। यानी अगर आपकी प्रोसेस सही थी लेकिन रिजल्ट गलत आया तो जरूरी नहीं कि आपने गलती की हो, और अगर रिजल्ट अच्छा आया लेकिन आपकी प्रोसेस गलत थी तो जरूरी नहीं कि आप सही थे। यह फर्क समझना जरूरी है, क्योंकि यही आपको आने वाले वक्त में स्थिर रखेगा। अमीर बनने के रास्ते में किस्मत का रोल हम जितना मानते हैं उससे कहीं ज्यादा होता है, लेकिन हम इसे स्वीकार नहीं करते क्योंकि इंसान ईगो ड्रिवन होता है। हमें लगता है मैंने मेहनत की, मैंने सोच समझकर फैसला लिया, तो इसका श्रेय मुझे ही मिलना चाहिए। लेकिन यही सोच अगर हावी हो जाए तो हम दूसरों की कहानी को समझ नहीं पाते। हम अपने अनुभव को यूनिवर्सल मानने लगते हैं। किताब हमें सिखाती है कि डोंट लुक एट आउटकम्स, लुक एट बिहेवियर। ये समझ जरूरी है क्योंकि जिंदगी में हमेशा सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं होता, और जब हम इस अनिश्चितता को स्वीकार कर लेते हैं तभी हम संतुलित डिसीजंस ले पाते हैं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी का एक और इंसाइट है, हमेशा बिग मूव्स जरूरी नहीं होते, कभी कभी बोरिंग होना ही सबसे मजबूत स्ट्रैटेजी होती है। यानी आप अगर कंसिस्टेंटली बोरिंग तरीके से सेविंग और इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो आप शायद उस इंसान से बेहतर कर रहे हैं जो हर दिन नए टिप्स, न्यू ट्रेंड्स और हॉट स्टॉक्स के पीछे भाग रहा है। बिकॉज इन फाइनेंस बोरिंग इज ऑफन ब्यूटिफुल। एक और बात, हमें सिखाया गया है कि नेवर स्टॉप हसलिंग, लेकिन इस हसल कल्चर ने हमें यह नहीं सिखाया कि कब रुकना है, कब काफी है। हम जितना पाते हैं उससे ज्यादा पाने की दौड़ में लग जाते हैं और भूल जाते हैं कि जिंदगी की क्वालिटी रिटर्न से नहीं
बैलेंस से बनती है। इसीलिए किताब बार बार पूछती है, आप कितना पैसा चाहते हैं? अगर इसका जवाब है थोड़ा और, तो आप कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। असल अमीरी तब आती है जब आप कह सकें, अब काफी है। अब बात करते हैं एक सबसे शक्तिशाली विचार की। यू कैन बी रॉन्ग हाफ द टाइम एंड स्टिल मेक अ फॉर्चून। इसका मतलब है कि आपको हर बार सही होने की जरूरत नहीं है। जरूरत है सिर्फ इतना कि जब आप सही हो तब वो आपके लिए बड़ा काम करे। यही पावर है कंपाउंडिंग और डिसिप्लिन की। ये प्रिंसिपल इन्वेस्टिंग से लेकर जीवन के हर क्षेत्र पर लागू होता है। रिश्ते, करियर, आदतें। बहुत बार लोग छोटी असफलताओं से टूट जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो कैपेबल नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि असफलता भी एक प्रोसेस है जो आपको सिखाती है, शेप करती है। जैसे इन्वेस्टिंग में कुछ स्टॉक्स आपको नुकसान देंगे, लेकिन वही पोर्टफोलियो का कोई एक हिस्सा इतना अच्छा करेगा कि वो सारे नुकसान की भरपाई कर देगा। यही कॉन्सेप्ट लाइफ में भी लागू होता है। कुछ फैसले गलत होंगे, लेकिन कुछ सही इतने बड़े होंगे कि वो सब बदल देंगे। तो जिंदगी को एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो की तरह देखिए। द साइकोलॉजी ऑफ मनी का कोर मैसेज यही है, डोंट एम टू बी रिच, एम टू बी रीजनेबल डॉट। आपको हर वक्त स्मार्टेस्ट बनने की जरूरत नहीं है। आपको बस कंसिस्टेंट और बैलेंस्ड रहना है। पैसा कमाना एक साइंस हो सकता है, लेकिन उसे संभालना एक आर्ट है। और इस आर्ट का सबसे पहला प्रिंसिपल है ह्यूमिलिटी। स्वीकार कीजिए कि आप सब कुछ नहीं जानते। ये मान लीजिए कि आप कभी कभी गलत होंगे। और सबसे ज्यादा जरूरी, डरिए मत, टिके रहिए, क्योंकि यही टिकाव ही असली अमीरी है। कभी आपने सोचा है कि हम पैसा बचाते क्यों हैं? सिर्फ इसलिए कि इमरजेंसी आए तो खर्च कर सकें, या इसलिए कि रिटायरमेंट में दिक्कत न हो, या फिर इसलिए कि दूसरों के मुकाबले हम ज्यादा सुरक्षित महसूस करें? असल में पैसा बचाने की सबसे गहरी वजह है फ्रीडम। फ्रीडम यह तय करने की कि आप कब काम करें, किसके लिए करें और कब रुक जाए। द साइकोलॉजी ऑफ मनी बार बार हमें यह सिखाती है कि पैसा सिर्फ सर्वाइवल का माध्यम नहीं है। वो आपके लिए जीवन जीने की स्वतंत्रता का रास्ता बन सकता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, जीवन की सबसे बड़ी अनसर्टेनिटीज वही होती हैं जिनका अंदाजा हमें नहीं होता। बहुत से लोग फाइनेंशियल प्लानिंग इस अजम्पशन पर करते हैं कि सब कुछ वैसा ही होगा जैसा उन्होंने प्लान किया है, लेकिन जीवन में शायद ही कभी सब कुछ प्लान के मुताबिक चलता है। इसलिए किताब एक बेहद सच्चा सबक देती है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी प्लान इज प्लानिंग ऑन योर प्लान, नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू प्लान। यानी असली योजना वो होती है जिसमें आप असफलता की संभावना को पहले से जगह देते हैं। यही वजह है कि इमरजेंसी फंड, इंश्योरेंस और सेविंग्स जैसे बोरिंग लगने वाले कॉन्सेप्ट्स असल में सबसे ज्यादा काम के होते हैं, क्योंकि जब वक्त मुश्किल होता है तो आपकी लिक्विडिटी ही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि उन्हें अपना सारा पैसा ग्रोथ में लगाना चाहिए ताकि वो तेजी से अमीर बन सके, लेकिन ग्रोथ और सिक्योरिटी के बीच एक संतुलन होना चाहिए। अगर आपका सारा पोर्टफोलियो हाई रिटर्न एसेट्स में है लेकिन कोई फॉलबैक नहीं है, तो आप मेंटली कभी सिक्योर महसूस नहीं करेंगे। किताब एक पावरफुल बात कहती है, सेव लाइक अ पेसिमिस्ट, इन्वेस्ट लाइक एन ऑप्टिमिस्ट। यानी आपको अपनी सेविंग्स इस सोच से करनी चाहिए कि बुरा वक्त कभी भी आ सकता है, और अपनी इन्वेस्टमेंट्स इस सोच से कि दुनिया लंबे समय में बेहतर होती जाती है। ये बैलेंस ही आपको स्टेबिलिटी और ग्रोथ दोनों देता है। एक और दिलचस्प बात, हम जिंदगी में जितनी ज्यादा उम्मीदें रखते हैं उतना ही डिसैटिस्फैक्शन बढ़ता है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यह समझने में मदद करती है कि खुशी का सबसे बड़ा हिस्सा एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करना है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम बढ़िया कमा रहे होते हैं लेकिन फिर भी बेचैन रहते हैं, क्योंकि हम दूसरों की तुलना में खुद को पीछे महसूस करते हैं। असल अमीरी तब महसूस होती है जब आप अपने रेफरेंस पॉइंट्स को खुद तय करते हैं, न कि सोशल मीडिया या पड़ोसी की लाइफ देखकर। आपने कभी ध्यान दिया है कि जब किसी को अचानक पैसा मिलता है, जैसे लॉटरी या इनहेरिटेंस, तो अक्सर कुछ ही सालों में वो फिर से वही पहुंच जाता है
जहां से शुरू हुआ था। क्यों? क्योंकि पैसे को बनाए रखना, पैसे को संभालना और पैसे के साथ मैच्योर डिसीजंस लेना, ये चीजें प्रैक्टिस से आती हैं, लक से नहीं। इसलिए किताब का एक और गहरा इंसाइट है, गेटिंग मनी इज वन थिंग, कीपिंग इट इज अनदर। असली विजडम वो है जो आपके अंदर डिसिप्लिन और ह्यूमिलिटी लाता है। वो आपको बताता है कि कब रुकना है, कब इंतजार करना है और कब रिस्क लेना है। बहुत बार लोग कहते हैं, मैंने बहुत मेहनत की है, अब मैं डिजर्व करता हूं कि मैं सब खर्च करूं। बिल्कुल, आप डिजर्व करते हैं, लेकिन अगर आप हर बार अपने डिजायर्स को प्रायोरिटी देंगे तो आप कभी वेल्थ नहीं बना पाएंगे। वेल्थ का मतलब ही है कि आप आज खर्च कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। आपने उस टेम्पटेशन को टाला ताकि कल के लिए कुछ सुरक्षित रखा जा सके। ये डिसिप्लिन बोरिंग लग सकता है, लेकिन यही बोरिंग डिसीजंस ही लॉन्ग टर्म सक्सेस का फाउंडेशन बनाते हैं। अब एक और सोचिए, जब हम फाइनेंशियल गोल्स बनाते हैं तो हम अस्यूम करते हैं कि हमारी प्रायोरिटीज हमेशा वैसी ही रहेंगी। लेकिन क्या आपकी 10 साल पहले की सोच और आज की सोच एक जैसी है? नहीं ना। तो फिर यह कैसे मुमकिन है कि आज का बनाया हुआ रिजिड प्लान 10 साल बाद भी रेलेवेंट रहेगा? इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी और ओपन माइंडसेट जरूरी है, फाइनेंस में भी, जीवन में भी। द साइकोलॉजी ऑफ मनी यही बताती है कि प्लानिंग का मतलब रिजिड होना नहीं है, बल्कि रिस्पॉन्सिव होना है। अपने वेल्थ के साथ ऐसा रिलेशनशिप बनाइए जो आपको कंफर्ट दे, न कि कांस्टेंट स्ट्रेस। कभी कभी सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है, मैं आज भी संतुलन में हूं। पैसा कमाने की एक बड़ी वजह यह होती है कि हम अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य दे सकें। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ पैसा देना काफी है? क्या आपने उन्हें पैसे की समझ भी दी है? द साइकोलॉजी ऑफ मनी के आखिरी भाग में यही सबसे बड़ा सवाल है। वेल्थ पास करना आसान है, लेकिन विजडम पास करना कठिन। बहुत से अमीर परिवारों में दूसरी और तीसरी पीढ़ी वेल्थ को सस्टेन नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस पैसा कमाने की मेहनत को नहीं देखा, उस डर को महसूस नहीं किया, उस जिम्मेदारी को नहीं जिया। यही वजह है कि अगर हम सिर्फ पैसे की विरासत छोड़े और सोच की नहीं, तो वो पैसा बोझ बन सकता है। बच्चों को सबसे बड़ा तोहफा पैसा नहीं, पैसे की समझ देना है। किताब एक जबरदस्त ऑब्जर्वेशन करती है, हम सभी की सोच हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस से बनती है। अगर आपने कभी गरीबी देखी है तो आप पैसे को बचाने की तरफ झुकते हैं। अगर आपने कभी तेजी से अमीरी पाई है तो शायद आप पैसे को खर्चने में ज्यादा सहज हैं। इसलिए अपने बच्चों के लिए एक फाइनेंशियल माइंडसेट बनाना, उन्हें सिखाना कि पैसा कैसे काम करता है, उससे डरना नहीं, लेकिन उसका सम्मान करना, ये सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। किताब कहती है, नो वन इज क्रेजी, दे जस्ट हैव डिफरेंट एक्सपीरियंसेस। इसका मतलब है कि किसी की फाइनेंशियल बिहेवियर को देखकर उसे जज करने से पहले उसके पीछे की जर्नी को समझना जरूरी है। आपके बच्चे अगर पैसे को हल्के मिले तो हो सकता है वो इसलिए हो क्योंकि आपने उन्हें हमेशा सुरक्षित रखा, और वो एक अच्छी बात है। लेकिन अब समय है उन्हें जिम्मेदारी देना सिखाने का। उन्हें यह बताइए कि पैसा सिर्फ स्पेंडिंग की चीज नहीं है, ये फ्रीडम देने वाला एक टूल है, और इस टूल को ठीक से समझे बिना वो आजादी कभी नहीं आएगी। अब बात करते हैं उस सवाल की जो हर इंसान को खुद से पूछना चाहिए, पैसा क्यों कमाना है? अगर जवाब है सिर्फ स्टेटस, सिर्फ दिखावा, सिर्फ कंपटीशन, तो वो एक कभी न खत्म होने वाली दौड़ बन जाएगी। लेकिन अगर जवाब है शांति, समय, आजादी, पर्पस, तो फिर पैसा आपके लिए एक माध्यम बन जाएगा, मंजिल नहीं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी के अंत में एक बहुत ही गहरी लाइन है, यू आर नॉट ऑब्लिगेटेड टू हैव एन ओपिनियन अबाउट एवरीथिंग, स्पेशली नॉट अबाउट मनी। इसका मतलब है कि हर ट्रेंड, हर टिप, हर स्टॉक को समझने की जरूरत नहीं। जरूरी यह है कि आपको खुद पता हो आपकी जर्नी क्या है, आपका लक्ष्य क्या है। आपको हर किसी से ज्यादा कमाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना कमाना है जिससे आप वो जिंदगी जी सकें जो आपको सच में चाहिए।
अक्सर हम दूसरों की जिंदगी देखकर अपना स्टैंडर्ड सेट करते हैं, लेकिन याद रखिए, किसी की इंस्टाग्राम प्रोफाइल या सक्सेस स्टोरी आपके लिए कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। आपकी जिंदगी आपकी कहानी है, और उस कहानी को आप कैसे लिखना चाहते हैं, यही आपकी फाइनेंशियल जर्नी तय करती है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें बार बार बताती है कि पैसा एक पावरफुल टूल है, लेकिन उसके साथ अटैच्ड इमोशंस उससे भी ज्यादा पावरफुल है। डर, लालच, कंपैरिजन, ईगो, ये सब हमारे पैसे से जुड़ी सोच को प्रभावित करते हैं। इसलिए हर फाइनेंशियल डिसीजन से पहले एक सवाल जरूर पूछिए, क्या मैं ये डिसीजन डर में आकर ले रहा हूं या क्लैरिटी में? अगर डर है तो रुकिए, सोचिए, फिर आगे बढ़िए, क्योंकि डर की साइकोलॉजी सबसे बड़ी एनिमी है आपके फाइनेंशियल फ्रीडम की। और सबसे आखिर में ये जान लीजिए कि पैसा एक यात्रा है, मंजिल नहीं। उस यात्रा में उतार चढ़ाव होंगे, गलतियां होंगी, रिग्रेट्स भी होंगे, लेकिन अगर आपकी सोच शांत है, आप सच के करीब हैं, तो आप हर बार संभल सकते हैं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी की ये अंतिम सीख दिल पर उतरती है। पैसा कमाओ, जरूर कमाओ, लेकिन उसकी वजह को कभी मत भूलो। पैसा आपकी सेवा में होना चाहिए, आप उसके गुलाम ना बने। और यही थी द साइकोलॉजी ऑफ मनी किताब से वो गहराई जो हर किसी को जानी चाहिए। अगर आपको इस वीडियो ने कुछ सोचने पर मजबूर किया, अगर इसने आपके पैसों को लेकर नजरिया थोड़ा भी बदल दिया, तो अब बारी है उस बदलाव को और आगे बढ़ाने की। लाइक कीजिए ताकि हम समझ सके कि आप और ऐसे ही सोचते हुए गहराई में जाना चाहते हैं। कमेंट करके बताइए कि इस पूरी किताब में से आपके लिए सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल बात कौन सी रही। और हां, सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान जंक्शन को, जहां हर दिन मिलते हैं ऐसे ही ज्ञान, प्रेरणा और जिंदगी बदलने वाले आइडियाज। फिर मिलते हैं एक नई किताब, एक नए लेसन और एक नए सफर के साथ। तब तक के लिए सोचिए, सीखिए और आगे बढ़ते रहिए।